हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है, LDC और GDC दोनों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र RRC गुवाहाटी में GDC जूनियर इंजीनियर के लिए जो एग्जाम हुआ था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 16/10/2022 को, उसका प्रश्न पत्र दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। आगामी आने वाली की जो एग्जाम निकली है उसके परीक्षा के को देखते हुए यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 2, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। प्रश्न संख्या 3, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल उड़ीसा राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिमिलीपाल, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 5, भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 44, NH 44। प्रश्न संख्या 6, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। प्रश्न संख्या 7, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोप उपनिषद से। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक विरंजक यानी ब्लीचिंग गुण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। प्रश्न संख्या 9, उबेर कप का वर्तमान चैंपियन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 10, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बरगद। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी पर समुद्र में सबसे गहरी खाई का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेरियाना गर्त। प्रश्न संख्या 12, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा किसके द्वारा सीमांकित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ के द्वारा। प्रश्न संख्या 13, भारत में हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार या जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 14, थॉमस कप का वर्तमान चैंपियन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। प्रश्न संख्या 15, जोजिला टनल किन जगहों को जोड़ेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर और लद्दाख को। प्रश्न संख्या 16, आवर्त सारणी के नियम में कहा गया है कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके डैश के आवर्त फलन होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। प्रश्न संख्या 17, निर्वात को क्या माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गैर चुंबकीय यानी नॉन मैग्नेटिक। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। प्रश्न संख्या 19, नेफ्रॉन किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन तंत्र के साथ। प्रश्न संख्या 20,
केले के फल में कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। प्रश्न संख्या 21, यदि एक इलेक्ट्रिकल स्विच स्टोव 60 मिनट के लिए चालू करने पर 250 वोल्ट बिजली की आपूर्ति से 3.6 जूल ऊर्जा की खपत करते हैं, तो समय में उपयोग की जाने वाली विद्युत प्रवाह का मान क्या होगा? तो इसको आप लोग हल कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 एम्पियर। प्रश्न संख्या 22, 20 ग्राम NaOH के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए 1 mScl घोल के कितने मिलीमीटर की आवश्यकता होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 500। प्रश्न संख्या 23, मान लीजिए आप एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। दर्पण की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ताकि आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपकी ऊंचाई का आधा। प्रश्न संख्या 24, एक गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 मिलीमीटर Hg पर 200 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन घेरती है। यदि इस गैस को समान दबाव पर -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो गैस का आयतन क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 180 क्यूब सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 25, एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 में ऑक्सीजन की संयोजन प्रतिशत कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 56.14%। प्रश्न संख्या 26, एक चालक तार कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किस वेग से यात्रा करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल लगभग 0.1 से 0.4 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 27, 100 सेंटीमीटर के एक सीधे लंबे विद्युत तार का प्रतिरोध 100 ओम है। इसे कितने समान भागों में इस प्रकार काटने पर की आवश्यकता होगी? जब भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग हल करेंगे। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 भाग। प्रश्न संख्या 28, मधुमक्खी के डंक में मौजूद अम्ल का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेथेनोइक अम्ल। प्रश्न संख्या 29, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीसा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उचित गैस यानी नोबेल गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 31, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+E। प्रश्न संख्या 32, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जिस सतह पर मेमोरी स्टोर की जाती है वह किससे बनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय पदार्थ से। प्रश्न संख्या 33, एक बाइट किसका एक समूह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8 बिट। प्रश्न संख्या 34, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझ सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मशीनी स्तर की भाषा। प्रश्न संख्या 35, कंप्लायर और इंटरप्रेटर किसके उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। प्रश्न संख्या 36, PROM का फुल फॉर्म क्या होगा यानी संक्षिप्त नेम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य डेटा एलिमेंट्स को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर संचार को इंटरसेप्ट करने की तकनीक को संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्निफिंग। प्रश्न संख्या 39,
आग या बाढ़ जैसी विनाशकारी आपदा की स्थिति में सूचना या आईटी प्रणाली को फिर से ठीक करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपदा पुनर्प्राप्ति योजना यानी डिजास्टर रिकवरी प्लान। प्रश्न संख्या 40, IP56 एड्रेस का माप कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 128 बिट। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किससे जैव विविधता को अत्यधिक खतरा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों को विनाश तथा स्थानांतरण खेती। प्रश्न संख्या 42, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अब पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के रूप में माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। प्रश्न संख्या 43, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 44, यदि जल प्रदूषण बेरोकटोक जारी रहा तो अंततः इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पौधों को ऑक्सीजन के अणुओं की अनुपलब्धता। प्रश्न संख्या 45, अल्ट्रावायलेट की कौन सी किरणें सबसे खतरनाक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, UVC। प्रश्न संख्या 46, ऑटोमोबाइल में कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दहन के विषाक्त उपोत्पादों को विषाक्त पदार्थों में बदलने के लिए। प्रश्न संख्या 47, ताजमहल को पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण की निगरानी में मदद करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाइकॉन यानी काई। प्रश्न संख्या 49, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी का एक पूरा समूह या उसके हिस्से खनिजों और पोषक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस से अग्रसरण करते हुए समृद्ध हो जाते हैं कि वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूट्रोफिकेशन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सी सतही जल प्रदूषक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी रोगाणु, व्यर्थ ऊष्मा और डिटर्जेंट, इनमें से सभी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इलेक्ट्रिकल ट्रेड का क्वेश्चन पूछा गया है जो आगामी आने वाले GDC एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्नों की पुनरावृत्ति आपके एग्जाम में हो, हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, माइका कैपेसिटर की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सटीक मूल्य। प्रश्न संख्या 2, 100 ओम का एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जुड़ा है। कैपेसिटर द्वारा खपत किए जाने वाली बिजली डैश होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0 वाट। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस में ओम का नियम लागू नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डायोड में। प्रश्न संख्या 4, डैश 1 वोल्ट के तुल्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति कूलम्ब। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस सामग्री में प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीन। प्रश्न संख्या 6, 1 एम्पीयर की धारा द्वारा 1 सेकेंड में परिवहन की जाने वाली बिजली की मात्रा को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कूलम्ब के द्वारा। प्रश्न संख्या 7, किरचॉफ का नियम डैश भी कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी कि किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम और किरचॉफ का जैक्सन नियम। प्रश्न संख्या 8, एक परिपथ में सभी डैश लूप हैं लेकिन सभी डैश मेश नहीं हैं। तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सभी मेष लूप हैं लेकिन सभी लूप मेष नहीं हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए सर्किट में वाट मीटर में रीडिंग क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसको आप लोग हल कीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 0। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित परिपथ में आर का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 17.5 ओम। प्रश्न संख्या 11, नेटवर्क के किसी भी बंद पथ में वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 0 होता है। प्रश्न संख्या 12, किसी भी चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस हानि मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह उच्च रिएक्टिविटी के कारण होती है। प्रश्न संख्या 13, दो परस्पर युग्मित कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 है और म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए M/√L1 L2। प्रश्न संख्या 14, 10 H की एक इंडक्शन कॉइल जब अचानक 200 V की डीसी आपूर्ति से जोड़ी जाती है तो विद्युत प्रवाह की प्रारंभिक वृद्धि की दर कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20 एम्पीयर प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 15, यदि कुंडली में धारा वामवर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है तो कुंडली का प्रेक्षक की ओर का सिरा क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करेगा। प्रश्न संख्या 16, एक फेराइट कोर में लोहे के कोर की तुलना में कम एंटी करंट लॉस होता है क्योंकि यह फेराइट्स में उच्च प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, जिस आवृत्ति पर RLC नेटवर्क प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है वह क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेजोनेंस। प्रश्न संख्या 18, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सर्किट में 0.1 H का एक इंडक्टर कुंडली जिसके Q का मूल्य 5 है, एक कैपेसिटर के समांतर से जुड़ा हुआ है, 500 RAD सेकेंड की गुंजयमान यानी रेजोनेंस आवृत्ति पर कुंडली प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए 10। प्रश्न संख्या 19, एक संतुलित 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम में फेज वोल्टेज कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संबंधित लाइन वोल्टेज को 30 डिग्री से लैग करता है। प्रश्न संख्या 20, एक संतुलित स्टार कनेक्टेड लोड को एक संतुलित 3 फेज 400 वोल्ट सिस्टम से आपूर्ति की जाती है। यदि प्रत्येक फेज में धारा 15 एम्पीयर है तो फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लैग करता है, तो लोड द्वारा खपत की जाने वाली कुल बिजली कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9 किलोवाट। प्रश्न संख्या 21, 3 फेज संतुलित प्रणाली के दोनों चरण बी और सी में धाराओं का तात्कालिक मूल्य 20 एम्पीयर है। फेज अनुक्रम ABC के लिए फेज ए के में विद्युत धारा का तात्कालिक मूल्य क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 एम्पीयर। प्रश्न संख्या 22, जब करंट ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी करंट का मान बढ़ा दिया जाता है तो उसका फेज एंगल रेशियो एरर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घटता है। प्रश्न संख्या 23, यदि समान आयाम और 90 डिग्री फेज अंतर की 2 इनपुट तरंगों को CRO से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार का लिसासेस पैटर्न प्राप्त होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वृत्त। प्रश्न संख्या 24, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंटिंग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का उपखंड है, डैश इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर आवर और वाट आवर मीटर।
प्रश्न संख्या 25, फंक्शन जनरेटर में इंटीग्रेटर का आउट फॉर्म वेव फॉर्म डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय। प्रश्न संख्या 26, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर में शक्ति मापते समय 2 वाट मोटर की रीडिंग बराबर और विपरीत हो तो लोड का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0। प्रश्न संख्या 27, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में मोटरों के घुमाव यानी रोटेशन को उल्टा करना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्लगिंग। प्रश्न संख्या 28, डीसी मशीनों में बिना लोड के खाली जगह में एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन वेव डैश आकार की होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्लैट टॉप। प्रश्न संख्या 29, ऑटो ट्रांसफार्मर विशेष रूप से किफायती होते हैं जब डैश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज अनुपात 2 से कम होता है। प्रश्न संख्या 30, यदि किसी इंडक्शन मोटर के किन्हीं 2 फेज को आपस में बदल दिया जाता है तब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोटर उल्टी दिशा में चलेगी। प्रश्न संख्या 31, 3 फेज इंडक्शन मोटर का नो लोड टेस्ट डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कांस्टेंट लॉस। प्रश्न संख्या 32, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर एक डैश है। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 गुना एक्साइट मोटर। प्रश्न संख्या 33, सिंक्रोनस मोटर को शुरू करने के लिए अच्छा तरीका डैश इस्तेमाल करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पोनी मोटर। प्रश्न संख्या 34, एक सिंक्रोनस जनरेटर का पेरिएक्टिव पावर आउटपुट डैश द्वारा सीमित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट। प्रश्न संख्या 35, 2 समानांतर काम कर रहे अल्टरनेटरों के एक्साइटेशन में बदलाव से क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 अल्टरनेटरों के केवीआर का साझाकरण बिना 2 मशीनों के किलोवाट साझाकरण में किसी सराहनीय परिवर्तन के। प्रश्न संख्या 36, एक ट्रांसमिशन सिस्टम में डैश का उपयोग करके रिएक्टिव पावर इंजेक्ट किया सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शंट कैपेसिटर और रिएक्टर का प्रयोग करके। प्रश्न संख्या 37, मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम किसके संरक्षण के लिए अलाभकारी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिर के ऊपर से गुजरती लाइन के लिए। प्रश्न संख्या 38, तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में बुकरोल रिले किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी वाइंडिंग इंसुलेंट की विफलता, कोर हीटिंग, तेल के स्तर में गिरावट यानी कि चारों। प्रश्न संख्या 39, केबल डेरिटिंग फैक्टर की गणना के लिए किस पैरामीटर पर विचार नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की क्षारीयता, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन अर्थ लीकेज के साथ साथ ओवर करंट से भी सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ELCB एंड MCB कनेक्टेड टुगेदर। प्रश्न संख्या 41, सामान्य घरेलू वायरिंग में अर्थ रेसिस्टेंस कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 ओम। प्रश्न संख्या 42, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग के अनुसार लिविंग रूम के लिए 5 एम्पियर और 13 एम्पियर सॉकेट के लिए अनुशंसित शेड्यूल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 से 3 और 2 क्रमशः। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मोटर विद्युत कर्षण के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, DC सीरीज मोटर रेक्टिफाइड DC आपूर्ति के साथ। प्रश्न संख्या 44, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के संबंध में थ्रोइंग पावर में सुधार कैसे किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एनोड
और कैथोड के बीच की दूरी में वृद्धि करने और कैथोड पर वोल्टेज ड्रॉप करने को कम करने के लिए। प्रश्न संख्या 45, पावर प्रेस चलाने वाली मोटर के लिए लोड साइकिल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, और निरंतर और परिवर्तनशील लोड। प्रश्न संख्या 46, एलईडी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पीएन डायोड। प्रश्न संख्या 47, FETS में क्या है? मैंने FET का फुल पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गेट को चैनल से भारी डोप किया जाता है। प्रश्न संख्या 48, कौन सा डायोड रिवर्स वाइस्ड मोड में संचालित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेनेट डायोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 49, नीचे दिखाया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक एक डैश है का प्रतीक है? तो देख लीजिए इसको दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, NPN ट्रांजिस्टर। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किसी कॉन्फ़िगरेशन में उच्चतम वोल्टेज गेन प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कॉमन एमीटर में। तो दोस्तों ये थे RRC गुवाहाटी में जूनियर इंजीनियर के लिए जो GDC एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 16/10/2022 को, उसका प्रश्न पत्र। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको रेलवे विभाग या परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।